फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है द केरला स्टोरी से पहले की स्टोरी। और बाप रे, चलो अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं पता है द केरला स्टोरी, तो वो एक मूवी आ रही है, मेरे ख्याल से 5 मई को आएगी। जो आपको, अगर आप ट्रेलर ही देख लो, इट विल टेल यू कि क्या चल रहा है केरला में। एंड इट इज़ शॉकिंग कि किस तरह से ब्रेन वॉशिंग हो के लड़कियों को उनका कन्वर्ट कर रहे हैं उनको, और उसके बाद उनको बाहर भेजते हैं, और पता नहीं क्या क्या होता है भैया जी। चलिए, तो ये पता नहीं मेरे को कि वो नेटफ्लिक्स या अमेजोन वगैरह में कहीं होगी, रिलीज नहीं होगी। आई होप सो, होनी तो चाहिए ताकि मज़ा आ आम जाएगा। पब्लिक के पास भी, अभी नहीं हो, चलो पहले आप थिएटर में कर लो, फिर उसके बाद जैसे बाकी मूवीज होती हैं तो आप भी उसको नेटफ्लिक्स और इसमें डाल दो, ताकि जो नहीं देख सके वो फिर इसके थ्रू देख सकें। पर उसमें कंट्रोवर्सीज बड़ी हो रही है। मैंने कहीं पढ़ा था कि कई क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रूव करो ये सच है, ऐसा कुछ। देखिए, हम तो जहाँ बैठे हैं हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमें यहाँ पे कोई रोकेगा नहीं, हम तो देख सकते होंगे। इंडिया में शायद कंट्रोवर्सी आए, पता नहीं, देखते हैं यहाँ पे भैया, तो हम बिंदास देख हम लेंगे। तो देखेंगे जब आएगी, क्योंकि इट्स आंखें खोलने के लिए ये मूवी बहुत ज़रूरी है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, केरला स्टोरी का टीजर लॉन्च हो गया है। कल के मैंने वीडियो में बोला था कि जब तक मैं केरला स्टोरी देख नहीं लूंगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट पर मैं पढ़ा हूं, मैंने इस पर अध्ययन किया है, तब तक मैं इस मूवी पे, इस फिल्म पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। और अपनी बात पर मैं आज भी अडिग हूं। लेकिन यह भी सत्य है कि कश्मीर फाइल की जगह जो प्रथम दृष्टिया हम देख रहे हैं कि केरला स्टोरी में दिखाया गया है, ये एक दबा हुआ सच है, ये एक छुपा हुआ सच है। पर देखना इतना है साथियों कि जैसे कश्मीर फाइल पिक्चर बनी, फिल्म बनी, और जब मैंने कश्मीर फाइल देखी तो मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा था। वो ये था कि कश्मीर फाइल में जो भी दिखाया गया है वो सत्य है, और जो भी दिखाया गया है वो कम है। अगर मुझे कश्मीर फाइल बनाने का मौका मिलता तो कश्मीर फाइल को मैं और सत्य दिखाता। जो मैं यही बोल रही थी कि ये ज्यादा सत्य पे लग रही है एज कश्मीर फाइल में, बोलने भी वाली थी। घटनाएं हुई थी विशेषकर से कश्मीरी हिंदुओं को लेकर। तो केरला स्टोरी जब रिलीज होगी मैं उससे देखूंगा, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है। और फिर मैं एक वीडियो और बना के आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि क्या इसमें एब्सोल्यूट ट्रुथ दिखाया गया है, क्या से तो कम करके दिखाया गया है, या क्या बढ़ा के दिखाया गया है। जब कश्मीर फाइल्स आई थी, मैंने एक वीडियो बनाया था, इसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, द कश्मीर फाइल्स बिफोर द कश्मीर फाइल्स। इसी तरह आज का ये वीडियो है कि द केरला स्टोरी से पहले की स्टोरी। और जो भी ये स्टोरी है ये सत्य है, परत दर परत आप लोगों को 2020 मैच की तरह नहीं, 5 डे मैच की तरह बड़े सिलसिलेवार तरीके से इस चीज़ को एनालाइज और असेस करके बताऊंगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट रहा है, जो आपके भाई ने 25 साल पढ़ा है। कि कभी आपने सोचा ये घटनाएं केरला में क्यों हो रही हैं, इतनी क्यों हो रही हैं, पीएफआई केरला में क्यों है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो सिलसिलेवार तरीके से ये बात मैं आप लोग को बताऊंगा। और एक बात की गारंटी देता है आपका भाई कि आज के वीडियो में जो आप सुन लेंगे वो द केरला स्टोरी में आपको देखने केरला में कौन सी या समझने किस को पार्टी की नहीं मिलेगा। केरला स्टोरी एक घटना होने के बाद या एक सिलसिला शुरू होने के बाद की फिल्म होगी। आज आपका भाई इस सिलसिला शुरू होने से पहले की घटना आज़ादी से लेके अब तक आप लोगों को बताएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों ने पूरा देख लिया तो द केरला स्टोरी समझने में, उसकी कंपन, उसकी लहरें, उसके शेड्स, उसके न्यूएंसेस, उसकी ग्रास रूट प्रॉब्लम समझने में आप लोगों को बहुत आसानी होगी। पूरा वीडियो देखिएगा। कांग्रेस को एक्शंस लेने चाहिए थे, जैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, बढ़ गई है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो द केरला स्टोरी से पहले की स्टोरी देखिए। चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हों, मुख्यमंत्री हों, क्रिश्चियंस हों, बिशप्स हों, या ऑनरेबल हाई कोर्ट केरला हो, वो सब टिप्पणी कर चुके हैं इस समस्या पर, जिसको एक सामाजिक तौर पर
लव जिहाद बोला जाता है। लेकिन नॉर्थ और केरला में एक बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ का जो लव जिहाद है वो एक कदम आगे बढ़कर मिलिटेंसी या टेररिज्म की तरफ भी उस व्यक्ति को, उस सब्जेक्ट को ले जाता है जो कन्वर्ट किया है। लेकिन उत्तर भारत में ऐसी चीज अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो जो केरला का एक पूरा इकोसिस्टम है, क्यों वहां ऐसा हो रहा है, क्यों वहीं ऐसा हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है, इसी पर मैं आप लोगों से आज बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, आजादी के बाद दो ऐसे संगठन थे जो पाकिस्तान चाहते थे। संगठन, इंडिविजुअल्स नहीं, तो चले कोई जाते, व्यक्ति चाहते नहीं, तो गए नहीं वहां। दो ऐसे संगठन थे जो देश से आजादी के बाद और बंटवारे के बाद पाकिस्तान के साथ विलय चाहते थे। एक था हैदराबाद का रज़ाकर्स, जिनका पॉलिटिकल विंग था MIM, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और दूसरा था मुस्लिम लीग का केरला विंग, इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग। रज़ाकर्स की जहां तक बात करें, रज़ाकर्स का पॉलिटिकल विंग था MIM, जिसकी स्थापना, जिसकी डेट पे एक विवाद है कि 1926 है या 1936 है। कुछ बुक्स कुछ बताती हैं, गूगल कुछ बताता है। खैर, जंग बहादुर साहब ने उसकी स्थापना करी थी, और वो रज़ाकर्स जो एक तरह से उस टाइम की एक साउथ इंडिया की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका ये एक पॉलिटिकल विंग था। इस संस्था MIM को आगे लेके बढ़ा कासिम रिजवी। जब ऑपरेशन पोलो होता है और रज़ाकरों की कुटाई होती है, जो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की तरह साउथ पाकिस्तान भी मांग रहे थे, उसको जेल में कुछ दिन रखने के बाद पाकिस्तान रवाना कर दिया जाता है। गुड। MIM का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था, ऑफिसेस तैयार थे, आइडियोलॉजी तैयार थी, और MIM को आज़ादी के बाद AIMIM का नाम देकर मानिए असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रिय दादाजी ने इसकी स्थापना करी, AIMIM की। आज चाहे वो जितना बोलें, लेकिन AIMIM से पहले जो MIM थी, वो एक रज़ाकर्स की पॉलिटिकल विंग थी जो भारत से अलग होना चाहते थे। तो चले ये क्यों नहीं एक गए थे ऐसी जब पार्टीशन हो रहा ऑर्गेनाइजेशन, था? एक ऐसी नहीं विचारधारा चाहिए। थी जो चाहते हुए भी साउथ पाकिस्तान नहीं बना पाई, ऑपरेशन पोलो की वजह से, साउथ अलग से सरदार चाहिए, पटेल की जान। वजह से, और हमारी फौज की वजह से, और दूसरी सरदार थी पटेल जी इंडियन ने तो यूनियन ऑफ कमाल मुस्लिम किया है, लीग, कितना इंडिया का जो पांच बच्चा केरला में स्थापित थी। कमाल। लेकिन केरला की जो मुस्लिम लीग थी, ये एक वो पार्टी है जिसने पार्लियामेंट में अपना रिप्रेजेंटेशन भी किया। दो तरह के केरला में कोलिजन चलते हैं, एक चलता है लेफ्ट फ्रंट, एक चलता है यूनाइटेड फ्रंट। यूनाइटेड फ्रंट में कांग्रेस भी आती है, और जब जब वहाँ पर सरकार कोई यूनाइटेड फ्रंट की बनी है, तो मुस्लिम लीग की वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन रहा है। मुस्लिम लीग के चुने हुए सांसद पार्लियामेंट तक पहुँचे हैं। सो पॉलिटिकली स्पीकिंग, कल्चरली स्पीकिंग, एंड मुस्लिम वोट बैंक के हिसाब से मुस्लिम लीग AIMIM से कहीं ज़्यादा ताकतवर है, कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। केरला इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया जहाँ पर मुस्लिम्स ने आज़ादी के बाद से अब तक इन ब्लॉक मुस्लिम लीग के लिए वोट किया है, ना कभी लेफ्ट के लिए किया, ना कभी कांग्रेस के लिए किया। तो केरला में politically speaking, Muslims were even better organized than Muslims of Jammu and Kashmir और कश्मीर। केरला वो जगह है जहां पर एकेडमिकली स्पीकिंग, हिस्टोरिकली स्पीकिंग, पहला मुस्लिम व्यापारी सिल्क रूट को कवर करते हुए केरला पहुंचा। सो पहला कदम जो मुस्लिम्स का, विच हु बॉट इस्लाम टू द लैंड ऑफ भारत, जो पहला कदम पड़ा वो पड़ा केरला में। और केरला में पहली भारत की मस्जिद चेरियन मॉस्क बनी, जो वहाँ के हिंदू किंग ने मुस्लिम ट्रैवलर्स को वो जगह गिफ्ट की थी। लिखने वाले ये भी लिखते हैं कि द किंग ऑल्सो कन्वर्टेड लेटर ऑन आफ्टर ट्रैवलिंग टू अरेबिया, पर इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं, तो मैं इसमें अपना कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता। मुस्लिम्स का बसना शुरू में कोस्टल रीजन्स में ज़्यादा स्टार्ट हुआ, प्राइमरली टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ केरला। मल्लापुरम और कन्नूर वर द टू प्लेसेस जहाँ पर मुस्लिम्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा था। बट आफ्टर द इन्वेजन एंड द अराइवल ऑफ द पोर्चुगीज, मुस्लिम्स इनर केरला में
शिफ्ट कर जाते हैं, लेकिन नॉर्थ केरला में ये सबसे ज़्यादा एक प्रीडोमिनेंट फोर्स रहती है। आज़ादी से पहले का जो मोपला कार्नेज हुआ था, जो एंटी हिंदू रॉयट्स हुए थे, वो सब आप लोगों को पता है। तो केरला वॉज वन ऑफ द मोस्ट कम्युनली सेंसिटिव रीजन्स ऑफ इंडिया, लेकिन नॉर्थ इंडिया और कश्मीर की पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ के लीडरान का जो माइंड था, जो एनर्जी थी, वो नॉर्थ इंडिया के इश्यूज में लगी रही। लेकिन धीरे धीरे केरला में द मुस्लिम्स वर ग्रोइंग इन परसेंटेज पॉपुलेशन एंड देयर पॉलिटिकल क्राउड वाज आल्सो इंक्रीजिंग। केरला में धीरे धीरे जहाँ 1951 में मुस्लिम्स की आबादी 17.5% थी, जो उस जमाने के हिसाब से भी बड़ी हाई थी। 17। और केरला रीजन से, जैसा मैंने बताया, पाकिस्तान माइग्रेशन नहीं हो पाया था बिकॉज द प्लेस वॉज डीप साउथ। तो आज वो पॉपुलेशन बढ़ के 26% हो गई है। 17। एंड जहां पर स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी केरला में हिंदू की पॉपुलेशन लगभग 70% थी, 50 हो गई कुछ। आज वो घट के लगभग 56% रह गई है इन ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। तो इस तरह से केरला एक बड़ा हॉट बेड बन गया साउथ इंडिया में, इस्लामिक लॉन्च के लिए भी और मिशनरीज और क्रिश्चियंस के लिए भी। और इसका सबसे ज़्यादा जो खामियाजा कि सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरीज नहीं, मुस्लिम्स ने भी वहाँ पर अपना रिलीजियस कल्चरल एक्सपेंशन करते रहे। तो हिंदू वहाँ दो तरफ से गिरा रहा, क्रिश्चियन मिशनरीज से भी गिरा रहा और मुस्लिम आइडियोलॉजी वहाबिज्म सलाफिज्म से भी गिरा रहा। और करते करते वो 70% से घटते घटते 56% पर आ गया। अब इसके बाद एक चेंज आता है। इसके बाद ये चेंज आता है कि पेट्रो डॉलर, द ब्लैक गोल्ड का जो जलवा था, वो दुनिया देखना शुरू करती है मिडिल ईस्ट पर। जो पेट्रोल की कमर्शियल वैल्यूज दुनिया के मॉडर्नाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, रेलवेज वगैरह वगैरह की वजह से एकदम से उछाल लेती है। और वहाँ पर न्यू फाउंड फॉर्च्यून्स मिडिल ईस्ट में आते हैं। मिडिल ईस्ट में अपना काम करने के लिए, लेबर का काम करने के लिए, छोटे काम करने के लिए, हाउसमेट्स के लिए, किसी भी चीज के लिए इन लोगों को वर्क फोर्स की जरूरत थी। दो कारण थे, एक तो अरब काम नहीं करना चाहता था, दूसरा वहां की आबादी खुद भी कम थी। उनको सबसे बढ़िया वर्क फोर्स मिली केरला से और इसके दो रीजन थे। जैसे जैसे मैंने बताया कि क्रिश्चियन मिशनरीज और मुस्लिम सलाफिज्म के लिए केरला एक बहुत हॉट बेड था, इसी तरह केरला धीरे धीरे एक मोस्ट लिटरेट स्टेट भी भारत का बन जाता है। एक बेसिक इंग्लिश बोलना और समझना वहाँ के लगभग हर नागरिक को आती है। मिडिल ईस्ट में जब वर्क फोर्स की ज़रूरत पड़ी तो मिडिल ईस्ट के लिए वर्क फोर्स की नर्सरी, हाउसमेट्स, नर्सेस, फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह वगैरह, ये नर्सरी बना केरला। फॉर द सिंपल रीज़न कि यहाँ से जो लोग ट्रैवल कर रहे थे वो प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम्स थे जिनको इंग्लिश आती थी, हिंदूज थे जिनको इंग्लिश आती थी, क्रिश्चियंस थे जिनको इंग्लिश आती थी, कम सैलरी पर काम करने को तैयार थे और रिलेटिवली उन लोगों ने पाया कि पाकिस्तान या अफ्रीकन वर्क फोर्स से ज़्यादा ईमानदार थे। इसके चलते केरला में फॉरेन एक्सचेंज आना शुरू हुआ। 2021-22 में $70,000 का रेमिटेंस हुआ है मिडिल ईस्ट से केरला के लिए। ये जितनी भी वर्क फोर्स मिडिल ईस्ट पहुंची, ये वहां के कल्चर से इन्फ्लुएंस होना शुरू हुई। वर्क के साथ, रेमिटेंस के साथ, सैलरी के साथ वहां से ज़कात केरला आनी ज़्यादा शुरू हुई। जब ज़कात आनी शुरू हुई तो ज़कात देने वालों ने अपनी कंडीशन लगाई कि आप सलाफिज्म को, वहाबिज्म को वहां पर इंक्रीज करेंगे। केरला में नया पैसा आया, केरला में मदरसे आए, केरला में मुसाफिर खाने आए, केरला में दारुल उल्म यूनिवर्सिटीज़ आई, इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ आई और धीरे धीरे कोने कोने तक, बिकॉज बीइंग अ स्मॉल स्टेट, इस्लाम एंड मुस्लिम्स के नए पैसे का असर पूरे केरला पर फैल जाता है, जितना पूरे भारत में कहीं नहीं है, इंक्लूडिंग कश्मीर। कश्मीर वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड ए पुअर part of India for various reasons, whereas Kerala was always rich. मिडिल ईस्ट से वर्कफोर्स पैसा लेके आया, टूरिज्म आया,
फिशरीज आई, स्पाइसेस आई, केरला इज नोन एज द स्पाइस बास्केट ऑफ इंडिया। तो वहाँ पर लोगों को 24 आवर 365 डेज एम्प्लॉयमेंट मिलना अपने अपने काम में शुरू हो गया। और जब ये नया पैसा वहाँ से आया, जो यहाँ से मुस्लिम्स गए थे ये वहाँ का इन्फ्लुएंस लेके केरला आए, जो क्रिश्चियंस गए थे या जो नॉन मुस्लिम हिंदूज गए थे वो भी वहाँ का पैसे के साथ इन्फ्लुएंस लेकर केरला आए। जब ये लोग मिडिल ईस्ट में इन बल्क रहने लगे, एक साथ बसेस से ट्रैवल करने लगे, एक साथ फैक्ट्रीज में काम करने लगे, एक साथ डॉर्मेट्रीज में रहने लगे, तो इस्लामिक कल्चर, अरब कल्चर नॉन मुस्लिम वर्कफोर्स ऑफ केरला पर हावी हो जाता है। हावी होने का मतलब उनके बात करने का तरीका, सहरी पर सब उठ रहे हैं तो हम भी उठेंगे, चलो तुम रोज़ा रख रहे हो तो हम भी रोज़ा रख लेते हैं, कम से कम रोज़ा नहीं रखते तो हम तुम्हारे सामने दिन भर ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। वोकैबुलरी चेंज होने लगी। जो यहाँ से नॉन मुस्लिम जाते थे वो इंशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह वगैरह, ये उनकी ज़ुबान पर ये टर्मिनोलॉजी, अरब टर्मिनोलॉजी आ गई। वो धीरे धीरे अरब बोलने लगे, बोलने मतलब बोलने लगे, समझने लगे, उसके वर्ड्स अल्फाज इस्तेमाल करने लगे। और केरला पैसे के साथ वहाँ का कल्चर भी लेके आने लगे। इस चीज़ ने केरला के सारी कम्युनिटीज़ को स्टार्टिंग में कम्युनली कंपैटिबल बनाया, सब एक दूसरे के करीब आने लगे। अब रहमान के फादर आ रहे हैं तो सुनीता की फैमिली के लिए कुछ भिजवा रहे हैं तो रहमान जाके उनको दे रहे हैं। सुनीता के फादर आ रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो रहमान की फैमिली के लिए कुछ पैसा या गिफ्ट भिजवा रहे हैं। और इसके चलते कि केरला में खुशहाली अरब मनी, मिडिल ईस्ट मनी से आ रही थी। सोर्स क्या था? सोर्स था इस्लामिक नेशन। केरला में साइकोलॉजिकली मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और हिंदूज पर भारी होने लगे, क्योंकि उनको साफ लगता था कि इसका घर जो बन रहा है, जो ये गाड़ी खरीद रहा है, जो इसकी लड़की की शादी हो रही है, बेटा पढ़ रहा है, ये सारा पैसा मिडिल ईस्ट से आ रहा है। मिडिल ईस्ट जब एक वर्क फोर्स जाती है तो अगर आप वहाँ चुनाव की बात ना करें, राजा को चैलेंज ना करें, अपनी ज़ुबान ना खोलें, निगाह अलग नीचे रखें, तो मिडिल ईस्ट की वर्क फोर्स को इंडिया के कंपैरिजन में वहाँ की लाइफ बहुत कंफर्टेबल लगती है। डॉर्मेट्री भी है तो एयर कंडीशंस है, वॉशरूम तक एयर कंडीशंस हैं, बसेस एयर कंडीशन हैं, जहाँ वो काम कर रहा है वो एयर कंडीशंस हैं। और क्योंकि वो वहाँ पर सिर्फ पैसा कमा रहा है जिस पे टैक्स लगना नहीं है, नज़रें नीचे करके मुंह बंद करके काम कर रहा है, तो वो वहाँ की सोसाइटी को बड़ा प्रोटेक्टिव मानता है, बड़ा अच्छा मानता है। मेरा जो मालिक है भले मुझे डांट के भगा दे या कोई सज़ा दे दे, लेकिन आम तौर पे मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता। वो रेगुलरली 5 बार नमाज अजान सुनता है, रेगुलरली वो अपनी फैक्ट्री, अपने ऑफिस में सबको 5 बार नमाज पढ़ते हुए देखता है। तो धीरे धीरे वो इस्लामिक कल्चर या इस्लामिक वैल्यूज़ के करीब होता रहता है। कोई भी हो जाएगा, आप अगर परमानेंट मुस्लिम्स के साथ रख दिए जाएंगे, मैं अगर परमानेंट कि सिख भाइयों के साथ रख दिया जाऊंगा मान लीजिए वर्क में, तो धीरे धीरे 2-3 साल में सिख कल्चर, सिख वैल्यूज़ ही की वहाँ पर ज़्यादा बात होगी, मैं उसको ज़्यादा बेहतर तरह समझने लगूंगा। और अगर मैं उन भाइयों के साथ रहकर पैसा कमा रहा हूँ, अपने परिवार में भेज रहा हूँ, मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पर एक कल्चर प्रिवेल कर रहा है, तो उस कल्चर की इज्जत करना मेरे डीएनए में, मेरे सिस्टम में ऑपोजिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो केरला में मिडिल ईस्ट से पैसा आने की वजह से क्रिश्चियंस और नॉन मुस्लिम जो पैसा लेके आए, यहाँ के कल्चर में वो बिल्कुल अरब कल्चर मिल गया और साइकोलॉजिकली मुस्लिम्स यहाँ पर हावी हो जाते हैं, अपर हैंड हो जाता है कि बेटा पैसा तो तुम वहीं से लेके आ रहे हो, वहीं से मौज कर रहे हो। तो और केरला आने के बाद भी जो एक दूरी होती है दो रिलीजन में, सोशल दूरी, वो लगभग केरला के लोगों को मिटती नजर आई और कम्युनिटीज बिल्कुल आपस में मिल गई। अब यहाँ से मतलब कन्वर्ट होंगे क्या? अगर कम्युनिटीज आपस में मिल गई तो इसमें भाई प्रॉब्लम क्या है? बस यहीं से खेल शुरू होता है। खेल ये शुरू होता है कि जब भी एज अ कम्युनिटी आप मुस्लिम के करीब जाएंगे इन ए ग्रुप, तो
आपको उसका कल्चर अपनाना पड़ेगा, वो आपका कल्चर नहीं अपनाएगा। और इसी को नाम दिया गया है भारत में सेकुलरिज्म का। जब आप नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको केरला के बताए, नॉर्थ इंडिया पे ये कोई भी लागू नहीं होता। यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, मुस्लिम्स यहाँ पर इतना मिडिल ईस्ट से पैसा नहीं ला रहे हैं, नॉन मुस्लिम नहीं ला रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब आप सोचिए केरला में मुस्लिम थियोलॉजी, मुस्लिम कल्चर, मिडिल ईस्ट कल्चर एक आम क्रिश्चियन या हिंदू पर कितना भारी होगा कि वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा, वहाँ पॉलिटिकली भी स्ट्रांग, वहाँ इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग, और बेटा जो भी तुम कमा के ला रहे हो वो भी इस्लामिक मुल्क से कमा के ला रहे हो। तो इसके चलते आप कल्पना करिए कि वहाँ के कल्चर पे इस्लाम और मुस्लिम्स कितने हावी हो चुके होंगे इस सारे कॉम्बिनेशंस की वजह से, जो नॉर्थ इंडिया में हम लोगों को देखने को नहीं मिलते। तो काफ़ी अच्छा वीडियो। देखिए इसमें फेमिलैरिटी ये है कि मैं भी मिडल ईस्ट में काम कर चुका हूँ, और वहाँ पे जब मैं गया था, ऑफ कोर्स ये 1990s की बात है, मतलब आप कह सकते हैं कि 25-30 साल पहले की बात है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे फ्रॉम केरला। खाना भी जहाँ मैं खाता था वो एक केरला का रेस्टोरेंट था। जिस टैक्सी में आता था वो टैक्सी वाला भी केरला का था। जहाँ पे मैं काम करता था, जिनके लिए मैं कुछ बना रहा था, उसका जो अकाउंटेंट था वो भी केरला का था। ऊपर एक शेख बैठा हुआ था, और वो शेख किसी से मिलता नहीं था, वो अपने एसी कमरे में बैठा था। अंदर जो मैनेजर्स चला रहे थे उसकी दुकानों को, वो भी केरला के थे। तो काफ़ी मतलब हर जगह केरला था। उससे इतना ज़रूर हुआ कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि केरला के लोग थे। मगर ये ट्रू था कि वो सब के सब लोग, मतलब ऑलमोस्ट, ऐसे किसी पे आप ब्रॉड स्ट्रोक नहीं मार सकते, ऐसा नहीं बोल सकते, मगर मोस्टली जो थे वो मतलब काम करते थे, और थोड़ा डर उनमें रहता था कि मतलब जॉब ना चली जाए, जो भी फैसिलिटी मिल रही है वो ना चली जाए, जो भी काम हो रहा है बिल्कुल जो ऊपर ने बोला है एग्जैक्टली वैसा ही हो। आप आते थे तो अगले दिन ही पासपोर्ट आपसे ले लेते थे। ये प्रोसेस यही है कि पासपोर्ट आपको देना पड़ेगा, फिर एग्ज़िट वीज़ा का ठप्पा लगेगा जब आपका काम ख़त्म हो जाए। जो आप बना रहे हैं उनको दे रहे हैं बना के, क्या वो ठीक है, बिल्कुल ही बार बार उसको 1000 बार चेक करना कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। मैं थोड़ा अजीब सा लगता था कि जैसे बहुत ही मतलब उनको ये था कि जॉब ना चली जाए, डर में जी रहे, मतलब इस टाइप से कि बहुत ही प्रेशियस चीज़ कोई मिल गई है, उस प्रेशियस चीज़ के हिसाब से रहना है। अब जो है बंद होगा, सारे के सभी को मॉल से जाना है तो बंद कर दो दुकान, अभी कोई काम नहीं करेगा, उन्होंने जाना है प्रेयर के लिए। तो मतलब ऐसा माहौल वगैरह था, और तो वो ठीक था, ठीक है जो उनका माहौल है। और उसके ऑब्वियसली 1-2 साल बाद मैं तो वापस आ गया, क्योंकि जबकि ऑफ़र मिले कि आप काम अच्छा करते हैं और रुकिए ये करिए, तो नहीं भैया हमारा तो जो काम के लिए आए थे हो गया, अपने को जाना है। क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, और जब साधारण इंसान थोड़ा डर रहता है उसको, और बिल्कुल ही ऐसा जीता है, तो मैंने कहा भैया ये डेमोक्रेसी जहाँ नहीं है। आपको नज़र आता है डिफरेंस बिटवीन इंडिया और वहाँ पे। इंडिया में डेमोक्रेसी है, आप जो मर्जी करो, बिंदास है, लॉज हैं। वहाँ पे जब आप देखते हैं डेमोक्रेसी नहीं है तो आपको नज़र आता है। ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ 30 साल पहले सिचुएशन बहुत ख़राब थी। उसके बाद इन्होंने, भाई साहब ने क्लियर की है स्टोरी क्या थी, कि जब वो पैसा आता था, और ये ट्रू है कि वहाँ पे अगर उस रिदम में जी रहे हो तो आपको रिदम नज़र आ रहा है, अरेबिक रिदम, आपको अरेबिक रिदम नज़र आ रहा है। और उसके बाद अगर आप उसी रिदम से इंडिया आ रहे हो और उसी बहुत समय तक उस रिदम में रह रहे हो, तो उनके साथ क्या होता है ये बोल रहे हैं भाई साहब कि आप इवेंचुअली शायद वहीं पर जा रहे हैं कि कन्वर्जन हो जाता है, या उसी माइंडसेट के लोग हो जाते हैं, कन्वर्ट होने जाते हैं, दूसरे का रहन सहन अडॉप्ट करने लग जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से पॉइंट कह रहे हैं, और ये पॉसिबल भी है। अगर इतने लंबे समय तक कोई करता है तो पॉसिबल भी है, मगर जो डिटरमिन्ड इंसान है वो डिटरमिन्ड है। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो डिटरमिन्ड है वो तो कह रहे हैं भैया तुम्हारा रहन सहन देख लिया, अपने को नहीं सूट करेगा,
काम के लिए आए थे, काम किया, बाय बाय, हम जा रहे हैं। तो आई कैन सी कि डिपेंड करता है। और एक ये भी कह सकते हैं कि जिन लोगों ने सदियों से बाहर के लोगों का आक्रमण देखा है वो लोग काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं। ये भी एक पॉइंट है कि जो भी मतलब आ रहा है नॉर्दर्न इंडिया में रहता है, सदियों से उसने बाहर के लोगों के आक्रमण देखे हैं और कर करके अपने पूर्वजों को देखा है और वो स्ट्रांग हो चुके हैं। ऑब्वियसली वो बहुत पावरफुल और डिटरमिन्ड हैं, तो जो भी है, बट एक रीज़न नज़र आ रहा है। नाइस। तो चलो फ्रेंड्स, काफ़ी जैसे सुन रही थी ना, मुझे तो बहुत अलार्मिंग लग रहा था कि कितनी अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही है, एंड इट नीड्स टू प्रॉपर स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आप भी शेयर करना भाई अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।